हेलो मेरे सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज। बच्चे, मैं आपका जो सीएमए इंटरमीडिएट का जो ग्रुप 2 में जो पेपर है ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, हाँ, उसका एमसीक्यू मैराथन लेके आए। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट 12 टर्म्स के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं सारे एक बार में सॉल्व कर डालेंगे। ईयर बाय ईयर 2017 से लेके 23 तक जितना भी क्वेश्चन है एमसीक्यू का, सारा अपने लोग सॉल्व कर लेंगे ए टू जेड। और ये करने के बाद और कुछ नहीं बचेगा भैया एमसीक्यू करने के लिए। और जो आपका एमसीक्यू आता है ना 15 नंबर का, भैया वो एकदम चुटकी में हो जाएगा। सोच के देखो, अगर 15 नंबर का एमसीक्यू अगर ठीक हो गया ना, तो बाकी फिर पास करना पेपर में बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं रह जाता। क्या मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, आपका पहला सवाल ये होने वाला है कि भैया ये जो आप पीडीएफ यूज कर रहे हो पढ़ाने के लिए, ये पीडीएफ हमें चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो भैया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर हमने इसका लिंक डाल दिया है। वो लिंक क्लिक करके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो, सो दैट आपको रेफरेंस में काम आएगा और रेफरेंस के साथ साथ फ्यूचर में वापस प्रैक्टिस करने को भी काम आ जाएगा। तो ये लास्ट 12 टर्म्स का पेपर। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जितने भी सीएमए के दोस्त हैं ना, उनके साथ शेयर करना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं तो बस ये बोलूंगा, अच्छा चीज हमेशा जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटना चाहिए। फायदा मिलता है बच्चा, आपको भी फायदा मिलेगा, कोई आपको दुआ देके जाएगा कि भैया क्या बढ़िया चीज फॉलो कर दिए। तो ठीक है, चलो अपने लोग फिर कहानी को आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर एक अच्छा बात बोलना चाहता हूं, अगर आप मेरा ये जब वीडियो देख रहे हैं तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन लूं ना, तो उसके साथ जो करेक्ट ऑप्शन होता है ना, वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहना अच्छा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताना कि अच्छा लगा। अगर इसके अलावा अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए या कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। तो चलो अपने लोग शुरू करते हैं। चलिए बच्चे लोग शुरू कर देते हैं अपने लोग जल्दी से अपना कहानी। इसमें कॉर्पोरेट का लास्ट 12 टर्म्स का हमने पेपर लिया है, एक एक करके करते हैं। मैं पहली एक चीज बता दूं, क्योंकि हमने ये लास्ट 12 टर्म्स का पेपर लिया है, तो इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो पुराने सिलेबस से रिलेटेड है, मतलब जो न्यू सिलेबस में नहीं है। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा ना, मैं आपको बताते हुए जाऊंगा। मतलब सीधा सा बात है, एग्जाम के लिए आपको उसको पढ़ने का फिर जरूरत नहीं रहेगा। मैंने तो सारा क्वेश्चन एक जगह कर लिया, समझ गया ना? अब जैसे आप लोग का जो कॉर्पोरेट का न्यू सिलेबस आपको पता है, वहां से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हट गया है, वहां पर सब इंड एस आ गया है, ठीक है ना? तो वो सब जो भी चेंजेस होगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ये ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में नहीं है। पर वो क्वेश्चंस मैंने इसमें सब रख दिया कि एक जगह पर इकट्ठा रहेगा कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो वो मैं मार्किंग कराते जाऊंगा। और एक अगर आपका इसका प्रिंट आउट लेके बैठे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो पेन पेपर रख के रखो कि बगल बगल में आंसर लिखते जाना, तो आपके लिए सुविधा होगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर है ए बी सी, समझ रहे हैं? चलो शुरू करते हैं। बोलता है अंडरराइटिंग अग्रीमेंट्स आर ऑफ 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप। कौन सा होगा? और आप लोग का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आई मीन चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। चैट बॉक्स में जरूर लिखना। वेरी गुड। अंडरराइटिंग अग्रीमेंट दो तरह का होता है, एक फुल अंडरराइटिंग और एक पार्शियल अंडरराइटिंग। ठीक बोल रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे लोग। जो बच्चे लोग जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया। कैमराज ऑन रखेंगे जो लोग अभी ऑनलाइन कर रहे हैं। शहनवाज वेरी गुड, आर्यन जी वेरी गुड। फिर बोलता है सेगमेंट रिपोर्टिंग इज कवर्ड अंडर, ये आंसर है AS17, बट मैंने काट दिया। क्यों? क्योंकि AS17 अब आपके सिलेबस में नहीं है, ये इंड एएस का पार्ट आपका सिलेबस में इंड एएस है, तो ये सिलेबस में नहीं है, बट इसका आंसर बी होना चाहिए AS17, ऐसे मार्क करा दिया। एग्जाम में नहीं आएगा, डरो नहीं। फिर बोलता है ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर द अमाउंट लाइंग इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व which is no longer necessary to be retained should be transferred to। तो जैसे ही डीआरआर का यूज ओवर हो जाता है, उसको हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कौन सा अकाउंट में? जनरल रिजर्व। तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट ऑप्शन डी। डी फॉर डोंकी, डी फॉर डोंकी। डीआरआर को लास्ट में कहां ट्रांसफर करते हैं? जनरल रिजर्व में, याद करो। ठीक, नेक्स्ट। फिर क्या बोल रहा है देखो, बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन आ गया। बोलता है रेट ऑफ प्रोविजनिंग बाय बैंक फॉर एडवांसेस डाउटफुल। अच्छा, डाउटफुल है, ठीक है। फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 ईयर। मोर देन 1, लेस देन 3। वेरी गुड, 40% होता है। आपको याद होगा अप टू 1 ईयर 25% था, मोर देन 1 अप टू 3 40, और मोर देन 3 ईयर्स 100% था। करेक्ट। तो ये ऑप्शन आप सही बोल रहे हो, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 40%। नेक्स्ट,
द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शुड बी शोन। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, वो कहां शो करते हैं? तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। मैंने ऐसे आपको याद करवाया था, जब आप मेरा क्लास किए होंगे तो आपको याद होगा, मैंने बताया था जहां जहां राम वहां वहां हनुमान। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखते हैं, तो उसका जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो भी नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखा जाना चाहिए। करेक्ट? तो इसका आंसर है अंडर नॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हो गया सर। नेक्स्ट, which of the following item is not a part of cash flow from operating activity? ऑपरेटिंग मतलब धंधा वाला, राइट? कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये भी उसका ही पार्ट है। फिर बोलता है पेमेंट ऑफ सप्लायर ऑफ मशीनरी, मशीनरी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये लोग बोला था नॉट अ पार्ट, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। जब मेरे को करेक्ट आंसर मिल गया तो आगे पढ़ के हम क्या ही कर लेंगे। ठीक है सर, आगे चलता हूं। अगला देखो, यहां पर ये लोग ना मैच द फॉलोइंग दिया है। ठीक है, अब इसमें मैच द फॉलोइंग में आपके लिए मैच कर दे रहा हूं, मगर जो जो चीज नहीं आपके सिलेबस में मैं वो आपको बता दूंगा, आप घबराइएगा मत। जैसे पहले बोलता है गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट AS12 हुआ करता है, तो ये रहा AS12, ये इसका आंसर है। बात समझ रहा है? किंतु मजा का बात है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। दूसरा, ये आपका सिलेबस का पार्ट है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हाँ, इससे रिलेटेड कौन सा मिल रहा है? सिंकिंग फंड मेथड एक होता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ बोनस शेयर। हाँ, बोनस शेयर है हमारे सिलेबस में। बोनस शेयर इशू करते हैं CRR से, ये भी अपने सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद है सॉरी, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ये पहले AS15 से कवर्ड था। पहले क्या, अभी भी AS15 से कवर्ड है भैया। हम लोग तो IND AS 19 पढ़े हैं, उसमें भी तो है ना, ये तो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ही पार्ट है ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब अगर ये वाला आपको देगा तो आपके लिए ऑप्शन वो लोग AS15 ही देगा, वो लोग IND AS 19 देगा। बोलो बात क्लियर हो रहा है? तो बेसिकली इसमें से ये जो पहला वाला गवर्नमेंट ग्रांट, अब ये आपके सिलेबस नहीं है, यानी AS12, और बाकी सब आपके सिलेबस का पार्ट है। और बस चेंज क्या कर सकता है वो लोग, वो जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान है उस जगह IND AS 19 ऑप्शन दे देगा। मैच द फॉलोइंग। बोलिए सर, यहां तक कोई डाउट कि समझ गए मेरा बात? यहां तक कोई डाउट कि समझ गए? सारे बच्चों से रिप्लाई चाहिए। हाँ, एक बच्चा बैठ के रिप्लाई करे ऐसा नहीं होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब अगला आ गया बच्चा, देखो ट्रू एंड फॉल्स। पढ़ता हूं मैं एक एक करके। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉनिटरी आइटम इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। देखो ये आंसर तो ट्रू है और ये AS11 से कवर्ड है, मगर AS11 अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो बेसिकली अब आपको ये क्वेश्चन नहीं दे सकता। समझ गया बात? मैं बताता जाऊंगा कौन सा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अब घबराइएगा मत। नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड। ट्रू फॉल्स? चलो आप बोलो जल्दी से लिख के बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। कैपिटल रिजर्व से हम डिविडेंड दे सकते हैं, ट्रू की फॉल्स? वेरी गुड, फॉल्स। कैपिटल रिजर्व से कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ कर सकते हैं सिर्फ। हाँ, याद करो रिजर्व का सबका यूजेस सिखाया था मैंने क्लास में। करेक्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव बाय फाइनेंस कंपनी। अच्छा, फाइनेंस कंपनी है, मतलब मेन धंधा ही उसका है लोन देके इंटरेस्ट लेना। इज अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। भैया अगर कोई नॉर्मल बिजनेस होता तो उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मगर ये तो फाइनेंस कंपनी है तो इसके लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ये तो ट्रू नहीं लग रहा, ये फॉल्स होना चाहिए, वरना ये तो फॉल्स होना चाहिए। वेरी गुड। बाकी बच्चे लोग भी प्लीज जवाब दें चैट बॉक्स में। अब ये 5-7 तो बच्चा सिर्फ जवाब देगा, बाकी लोग जवाब नहीं देता, ठीक नहीं लगता। नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू should be shown under the head other current liabilities in balance sheet. True.
ट्रू। अगर इंटरेस्ट अक्रूड भी है और ड्यू भी है तो ये करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज के हेड में जाना चाहिए। भैया ये क्या लिखनी चाहिए आंसर्स, वो मैं एक्चुअली ना आंसर्स भी टाइप करके दे दिया कि बाई चांस किसी बच्चे का कुछ मिस विस हो जाए तो मैं सुंदर से यहां पर आंसर भी लिख दिया आपके लिए, ठीक है। पर इनमें से कुछ कुछ आंसर मैंने जानबूझ के गलत भी दिया है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ पीडीएफ से पढ़ना चाहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग मेरे को इतना देर झेलोगे तो आपको कुछ तो एडवांटेज मिलना चाहिए ना, बस वही बात है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। While preparing cash flow statement of XY Limited, a finance company, interest received on loan should be shown as, अभी तो बात किए थे, ये इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मुन्ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ये फिनेंस कंपनी बोल दिया था। अगर मान लो ये फिनेंस नहीं बोलता, नॉर्मल कोई बिजनेस होता ना, तो इसका ये कौन सा एक्टिविटी हो जाता? हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाता। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट, एज पर शेड्यूल 3, हाँ वो बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट है, उसमें करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो 12 महीना के अंदर हमको पे करना है, तो मेरा करंट लाइबिलिटी में आता है ना, अदर करंट लाइबिलिटीज के हेड में शो करते हैं। हाँ, शुड बी शोन अंडर, अरे बात तो की है भैया, अदर करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर सी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऐसे नॉन करंट है, किंतु अगर कोई 12 महीने के अंदर मुझे देना है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो करंट लाइबिलिटी में दिखाई जाएगा उससे। बोलो यस सर, नो सर, मैं यहां तक रुक गया। यस सर, नो सर, मैं यहां तक रुक गया। यस सर, यहां तक सबका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये A17 से है, जो कि आपके सिलेबस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग रिपोर्टेबल सेगमेंट। बच्चे अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, मगर इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ए, बी और डी करेक्ट है, तो सी होना चाहिए इसका ऑप्शन। किंतु भैया मैं फिर से बताऊं, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको नोटिंग करके रखिएगा, ये नहीं आएगा। A17 नहीं अब आपके सिलेबस में, न्यू सिलेबस में नहीं है, पर ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं रख लिया कि आपको दिखाई दे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब मैं आपको ये क्यों रखा हूं क्वेश्चन, पता है आपको, ये समझाने के लिए कि एएस से क्वेश्चन आता है, इंडिया से क्वेश्चन आता है। कई बार मेरे को बच्चे लोग बोलते हैं भैया मैं इंडिया छोड़ के चला जाऊं, हो जाएगा? वो एक्सपेक्ट करता है मैं हाँ बोल दूं। बता मैं हाँ बोलूं, क्या एमसीक्यू नहीं पूछ रहा है? क्या उसको डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, तो कैसे चलेगा? बता, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले ए से पूछता था, अब इंडिया से पूछेगा, आगे आएगा इंडिया का क्वेश्चन, घबराओ नहीं। Which of the following is not a mandatory financial statement of general insurance company as per IRDA? IRDA के हिसाब से जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हम लोग क्या क्या बनाते थे? रेवेन्यू अकाउंट बनाते थे, पीएल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट। तो 3 तो ये नेसेसरी है, तो 3 तो छोड़ के जो ऑप्शन होगा वो नॉट नेसेसरी। कौन सा ऑप्शन है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। सही बोल रहे हैं आप बच्चे, एकदम सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। रेवेन्यू बोला है, पीएल बोला है, बैलेंस शीट बोला है कंपलसरी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सारे बच्चे रिप्लाई करते हैं, अब अच्छा लग रहा है मेरे। आगे बोल रहा है, अब बैंकिंग कंपनी नीड्स टू ट्रांसफर अ मिनिमम ऑफ डैश इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। बैंकिंग कंपनी में याद है स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाना पड़ता था? हाँ, वही पूछ रहा है कितना परसेंट बनाना पड़ता है। वेरी गुड, 25%। भैया हम लोग सब में किया था, बोले चाहे ना बोले 25% ट्रांसफर कर देना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन रेट्स नोटिफाइड बाय। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पढ़ा है ना, उसमें किसका बात सुने था? सीईआरसी, याद है? सीईआरसी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। वो लोग बताता डेप्रिसिएशन कैसे होगा। याद है उनका डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में है और कुछ डब्ल्यूडीवी मेथड में है। कुछ नहीं बोलेगा तो एसेट का लाइफ 10 साल है, याद है वो सब चीज? और स्क्रैप वैल्यू 10% माना जाता है। हाँ, तो कौन बोला है? सीआरसी बोला है। ये कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। परफेक्ट है, परफेक्ट है।
नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आ गया। देखो क्या बोल रहा है, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ये लीज अकाउंटिंग एएस 19 से कवर्ड है, एएस 19 से कवर्ड है। किंतु मजा का बात यह है कि एएस 19 अब आपके सिलेबस में नहीं है, इंड एएस है आपके सिलेबस में, एएस नहीं है। आगे बोलता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पोरोप्स है, पोरोप्स 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 को सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं हम लोग, पोरोप्स को सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन सिक्योरिटीज प्रीमियम होना चाहिए। वेरी गुड। अगला बोल रहा है एक्सचेंज डिफरेंस, ये एएस 11 का कहानी है, किंतु मजा का बात यह है कि एएस 11 अब अपने सिलेबस में नहीं, तो इंडिया से पूछ सकता है। मैं तो यही सिखाना चाह रहा हूं आपको, यही तो बताना चाह रहा हूं, इंडिया छोड़ के मत जाना। प्रॉफिट ऑन रेशियो फॉरफिटेड शेयर, ना प्रॉफिट ऑन रेशियो फॉरफिटेड शेयर इश्यू ऑफ शेयर में था, हाँ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, वेरी गुड, तो ये जाएगा कैपिटल रिजर्व, ये पूछ सकता है। मतलब मैच द फॉलोइंग में 2 ठो दिया था एएस का क्वेश्चन, मतलब अब हम लोग आएगा तो इंडिया का पूछ सकता है, दो नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है बच्चे, ट्रू एंड फॉल्स बताइए, ठीक है। बोलता है इन केस ऑफ अंडरराइटिंग अरेंजमेंट मार्क्ड एप्लीकेशन, रुक जा, मार्क्ड एप्लीकेशन कौन सा होता था, उसमें जिसमें अंडरराइटर लोग अपना स्टैंपिंग लगाता था, अंडरराइटर लोग, आर दोज एप्लीकेशन दैट बियर स्टैंप ऑफ इशूइंग कंपनी, ट्रू की फॉल्स, क्या बोले इसको, ये ट्रू लग रहा है कि फॉल्स लग रहा है? भैया ठप्पा तो अंडरराइटर को लगाना चाहिए, ये लोग बोल रहा है कंपनी, तो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है कि फॉल्स बोल रहा है? वेरी गुड भैया, ये फॉल्स बोल रहा है। फॉल्स बोल रहा है। ज्योति जी, मनीषा जी, निधि जी, शहनवाज जी, प्रध्यांशी, आप लोग का आंसर बहुत स्लो स्लो आ रहा है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ लीज बैक इन फाइनेंस लीज, ये तो ग्रुप 1 में चला गया है, फाइनेंस लीज तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पढ़ते हैं, द सेल प्रोसीड्स इन एक्सेस ऑफ कैरिंग अमाउंट शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, छोड़ो ना भैया, ये आपका सिलेबस में नहीं है ना, आप हटाओ ना, क्यों माथा लगवा रहे हो हमसे। अच्छा ठीक है, चलो हटा दिया, ये एस 19 का क्वेश्चन था, एस 19 आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ो। अगला पूछ रहा है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर इंक्रीजेस टोटल शेयर होल्डर फंड, ये क्लास में समझाया हुआ है। बोला बोनस शेयर इशू करने से शेयर होल्डर का टोटल फंड इंक्रीज कर जाता है, नहीं, टोटल फंड रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये जो बोल रहा है फॉल्स बोल रहा है, फॉल्स। नेक्स्ट, फिर बोल रहा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव फॉर्म अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या लग रहा है, ट्रू की फॉल्स? मेरे को इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, तो भैया ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, हाँ तो ये फॉल्स है ना, फॉल्स, ये फाइनेंसिंग नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इनकम आएगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। हाँ नीचे आंसर वांसर लिखा हुआ है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे 18 का क्वेश्चन में आता हूं, कोई करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन बी पेड आउट ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पोरोप्स, पोरोप्स आप कहां से राइट ऑफ कर सकते? बोलता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ना उससे राइट ऑफ नहीं हो सकता है। एग्जिस्टिंग शेयर प्रीमियम, एग्जिस्टिंग शेयर प्रीमियम से तो राइट ऑफ हो सकता है। प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू, नहीं। ऑल ऑफ द अबव, नहीं। तो मुझे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है कौन सा, एग्जिस्टिंग शेयर प्रीमियम, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो, कौन सा कैश फ्लो में नहीं है? ठीक है, देखते हैं। कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश का आइटम आता है, डेप्रिसिएशन तो नहीं आना चाहिए। कैश एडवांसेस लोन फ्रॉम थर्ड पार्टीज आएगा, कैश रिपेमेंट ऑफ द अमाउंट बोर्ड आएगा, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भैया डेप्रिसिएशन तो हम लोग एडबैक करके दिखाते थे, तो एडबैक करते थे तो समझो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट डालते थे कि हटाते थे? भैया हटाते थे, तो वही तो, हटा क्यों रहे, इसका मतलब कैश फ्लो में नहीं आता, इसलिए हटा रहे, तो ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी। देखो यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी बोलो, देख के बताओ, यहां तक कोई डाउट है मेरा मुन्ना? यहां तक कोई डाउट है मेरा मुन्ना? यहां तक कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 रिप्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन? कौन सा? डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, यस। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, यस। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एक्ट, यस। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। एकदम सही है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग एकदम चैट बॉक्स में सही लिखे थे, डी, ऑल द अबव, एकदम सही, वेरी गुड। आगे, जनरल लेजर ऑफ बैंकिंग कंपनी डज नॉट कॉन्टेन। बोला कि लेजर में क्या चीज नहीं मिलेगा? कंट्रोल अकाउंट्स ऑफ पर्सनल लेजर, हाँ कंट्रोल अकाउंट होगा, एसेट अकाउंट होगा, कॉन्ट्रा अकाउंट होगा, ऑब्वियसली बैलेंस शीट नहीं होगा। भाई लेजर में कोई बैलेंस शीट मिलता है क्या कभी? तो ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस शीट नहीं मिलेगा लेजर में। कॉमन सेंस क्वेश्चन, कॉमन सेंस, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस में कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, हाँ होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, हाँ होता है। प्रिंसिपल ऑफ यूबरामी फिदे, होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द। ये तीनों होता है। मैं तो बोलूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके रख लीजिएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंस्टीट्यूट कई बार पूछता है। तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी इंश्योरेंस में यूज होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूबरामी फिदे भी होता है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हैं। कभी आप इंश्योरेंस एक्ट पढ़ोगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। अब देता है ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और ये तभी कर पाओगे एग्जाम में जब मेरे साथ ये सब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। शहनवाज जी आप इंटरनेट सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं एक्ट नहीं पढ़ा रहा मुन्ना, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरराइटिंग कमीशन पेबल ऑन शेयर्स टेकन अप बाय प्रमोटर इज। बोले अगर प्रमोटर लोग शेयर्स लेके जाता है तो उस पर कितना अंडरराइटिंग कमीशन दिया जा सकता है? कुछ भी नहीं। प्रमोटर लेके जा रहा है तो कुछ भी नहीं देंगे कमीशन, काहे का? प्रमोटर को तो फ्री में शेयर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नील। क्या सर हो गया? यहां तक कोई खास तकलीफ, डाउट, शंका, आशंका, दुविधा? साथ साथ चलना चाहिए सर। नेक्स्ट बोलता है मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम ए विथ बी। अच्छा ठीक है, पहला बोल रहा है गवर्नमेंट ग्रांट। ये तो AS12 का है, किंतु मजा का बात कि भैया AS12 अब हमारे सिलेबस में नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। पता नहीं, ये गलत लिखा है, ये वाला ना टाइपिंग एरर हुआ। रुक जा, मैं समझ गया। ये ना ये टाइपिंग एरर हुआ है, इसको बनाना पड़ेगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। मैं समझ गया, टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ तो भैया इसका आंसर होना चाहिए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अनगारंटीड, ध्यान से देखना अगला क्या है, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ये AS19 लीज अकाउंटिंग का पार्ट है, पर ये अपने सिलेबस में अब ना रहा। और फिर है आपका ये बोरिंग कॉस्ट AS16, ये भी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्या मैं समझा पाया यहां तक? देखिए तो सर, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। देखिए हाँ ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। मार्क्ड एप्लीकेशंस आर दोज एप्लीकेशन विच बियर्स द स्टैंप ऑफ अंडरराइटर। हाँ हाँ, अंडरराइटर अपना थप्पा लगा के देता है, उसी को मार्क्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? आंसर है ट्रू है। नेक्स्ट बोल रहा है इन ऑर्डर टू स्प्रेड द रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन द प्रिंसिपल अंडरराइटर में एंटर इनटू सब्सिडियरी अग्रीमेंट ऑफ सबलीज। धत्तरी, फॉल्स। बोला हम एक अंडरराइटिंग किए, फिर किसी और को दे दिए, सबलीज कर दिए अंडरराइटिंग करवाने के लिए। कैसे किया जा सकता है? अंडरराइटर अपने अंडर अंडरराइटर रख ले? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, फॉल्स। समझ रहा है? फिर
आगे बोल रहा है when debentures are issued at discount, it is prudent to write off the loss during the life of the debenture. True. याद करो जब आप लोग डिबेंचर चैप्टर पढ़े थे, मैंने आपको बताया था डिबेंचर को राइट ऑफ करने का 3 तरीका था। अगर लमसम रिडेम्पशन था तो एसएलएम बेसिस, इफ डिबेंचर्स वर रिडीम इन इक्वल एनुअल ड्रॉइंग्स तो आपको यूज करना चाहिए सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, एंड इफ अनइक्वल ड्रॉइंग्स अगर बोला है तो रेशियो ऑफ डिबेंचर यूटिलाइज्ड। वेरी गुड। नेक्स्ट, any surplus cash may be utilized by company for buyback and avoid the payment of distribution tax. हाँ ट्रू। अरे सीधा बात ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैश है बिजनेस के पास तो वो बाईबैक कर सकता है। हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कौन मुंह रोका है, बिल्कुल कर सकता है। फिर आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट अगला क्या बोल रहा है देखो, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। मेरे को याद करने दो, बोनस शेयर के लिए हम क्या यूज कर सकते थे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज कर सकते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते थे और फ्री रिजर्व यूज कर सकते थे। ये लोग बोल रहे हैं कैन नॉट बी यूज। ठीक है, रीवैल्यूएशन रिजर्व ना ना ना, ये पहला वाला ही आंसर दे दिया, रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते। आपको याद है मेरा बोनस शेयर जब मैंने पूरा लॉजिक से समझाया था, पूरा रिजर्व का यूज समझाया था, तो बहुत सारा बच्चे लोग शायद क्लास करते हो सोचोगा पागल आदमी इतना क्यों बता रहे हैं। आप तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं तो देखता हूं क्वेश्चन पेपर, मुझे पता है ये सब घुमा घुमा के पूछ लेता है। चलो ठीक है, आगे का क्वेश्चन, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बोनस में भी ऑफ। बोनस कितना तरह का होता है? 3 तरह का होता है। बता सकते हैं कौन कौन सा 3 तरह का? भैया हम लोग पढ़े थे भैया, वो इंटरिम बोनस, रिविजनरी बोनस, कैश बोनस। हाँ 3 तरह का होता है, सही बोल रहे हैं। इंटरिम बोनस, रिविजनरी बोनस, कैश बोनस। याद आ रहा है? गुड। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन पेबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। लॉन्ग टर्म लोन जो 12 महीने में पे करना है उसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। वो करंट लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। इज शोन अंडर बैलेंस शीट ऑफ कंपनी अंडर द हेडिंग। बोला तो भाई करंट लाइबिलिटीज में। थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन पूछा, देखो रिपीट हुआ है, एकदम पहला ही क्वेश्चन था ना वो, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कहां है, दोबारा पूछा है देखो। अरे नालायको, तुम लोग सिर्फ सुनने के लिए बैठे हो कि कुछ पार्टिसिपेट भी करो? कमेंट बॉक्स में लिखो ना ऑप्शंस के लिए। अगर सिर्फ सुनने के लिए बैठा है, पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बैठा तो बड़ा मुश्किल। पार्टिसिपेट करो, ज्यादा मजा आएगा। मैंने कल वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी लिया था ऐसे, उसके अंदर बच्चे लोग क्या पार्टिसिपेट कर रहे थे भाई साहब, जिस स्पीड से आंसर दे रहा था बच्चे लोग, मजा आ गया था मेरे को कल। हाँ अगर आप में से कोई था तो देखे होंगे, आज से तो ज्यादा ही रिप्लाई आ रहा था, मतलब आज बच्चे लोग ज्यादा पढ़ लिख के नहीं आए। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ बाईबैक। इनमें से कौन सा बाईबैक का कंडीशन नहीं है, देख के बताओ। बोथ फुल्ली एंड पार्टली पेड सिक्योरिटीज कैन बी बॉट बैक। नो 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 नो, यही कंडीशन है, नॉट अ कंडीशन नहीं। ओनली फुल्ली पेड इक्विटी शेयर का बाईबैक हो सकता है, अगर पार्टली पेड इक्विटी शेयर उसका बाईबैक नहीं हो सकता। तो बोला सर कौन सा कंडीशन नहीं है, तो यही कंडीशन नहीं है। वो लोग बोला पार्टली पेड भी बाईबैक हो सकता है ना, पार्टली पेड बाईबैक नहीं हो सकता, गलत बोल रहा है। अब ध्यान से पढ़ना, बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन है। अ बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन डैश प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल। कोई भी चीज अगर अनसिक्योर्ड है उस पर कितना प्रोविजन बनेगा? 100%। ऑप्शन नंबर डी 100%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट मतलब ट्रू, सही कौन सा है बताओ, सही सही। बोलता है डिवेंचर कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। हाँ यही तो ट्रू लग रहा है। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नहीं। अनमार्क्ड एप्लीकेशन और 2 एप्लीकेशन दैट बियर द सेम, नहीं। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 50 कंपनी शैल नॉट इशू शेयर डिस्काउंट, नहीं। मेरे को तो ऑप्शन डी सही लग रहा है, क्योंकि एक गलत है थोड़ा सा। क्या गलत है जानता है? ये लोग लिखा है डिवेंचर पे डिविडेंड होता है। ए भाई साहब, डिवेंचर पे डिविडेंड नहीं होता, डिवेंचर पे तो इंटरेस्ट होता है।
हाँ तो ये सही नहीं है, करेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि याद करो सेक्शन 54 बोलता है कि आजकल 2000 सॉरी कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 54 बोलता है कि आजकल शेयर हम लोग डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो यही पॉइंट नंबर डी मुझे करेक्ट लग रहा है। ये लग रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, वहां डिविडेंड लिखा हुआ, वो डिविडेंड नहीं होना चाहिए, डिवेंचर पे इंटरेस्ट होता है, तो गलत हो गया, बी सी तो गलत है। तो करेक्ट कौन सा रहा? डी। समझ में आया आपको? देख लो सर, हाँ जितने लोग कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है ना भाई? बस भाई और बहनों, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये सब क्या ना, कि मान ले किसी को लग रहा है थोड़ा कम समझ में आ रहा है, इट्स ओके, नथिंग टू वरी। अब 2-3 बार यही वाला कर जाओगे ना, हो जाएगा, क्योंकि आना इन्हीं में से है वो 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू, कौन मिल जाएगा, काम खत्म। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग मिल रहा है, देखो ना क्या लिखा है, करेंसी। ए भाई ये लोग टाइपिंग मिस्टेक कर रहा है, ये फंक्शनल करेंसी नहीं होगा, ये होना चाहिए फॉरेन करेंसी। टाइपिस्ट क्या नशा में टाइप किया भगवान ही जानता है यार। अच्छा, फॉरेन करेंसी AS11 से रिलेटेड है मुन्ना, मगर AS11 अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, छोड़ो। सरेंडर वैल्यू सुना हुआ लगता है, सरेंडर वैल्यू कहां पर यूज होता है? सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू भैया इंश्योरेंस से रिलेटेड है, हाँ सरेंडर वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है। इसके बाद है सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, याद करो एसएलडी चार्जेस बोल के करते थे। कंटिंजेंट रेंट, भाई ये कंटिंजेंट रेंट जो है ना, ये AS19 से गवर्नड है, किंतु मजा का बात है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो काम वाला कौन सा है? सरेंडर वैल्यू किससे रिलेटेड है? इंश्योरेंस कंपनी, और एसएलडी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी, काम खत्म। यही दो था अपने लिए। सरेंडर वैल्यू क्या था बताइए ना एक बार, ये क्या हो गया, तुम पागल वागल हो गया है क्या? हा? जब हम लोग इंश्योरेंस को छोड़ देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा दे देता है बीच में का छोड़ दें, उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। सब भूल गया है, ओहो याद आ गया, हाँ भैया याद आ गया, नालायक कहीं का। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स बताना है बच्चे, देखो ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। द प्रॉफिट ऑन फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ इक्विटी शेयर आर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में नहीं, कैपिटल रिजर्व में जाता है। नेक्स्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 13, कंपनीज आर नॉट परमिटेड टू बाई बैक देयर ओन शेयर्स आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। नहीं, फॉल्स, बाईबैक सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व दोनों से हो सकता है ना, बाईबैक में तो स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए, फॉल्स है, हो सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अरे सेक्शन 52 में सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं पड़ा था क्या? 5 यूजेस था उसमें, था ना बाईबैक। बोनस इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज पेबल बाय इंश्योरेंस कंपनी टू द पॉलिसी होल्डर। ये मुझे ट्रू लग रहा है, यस। प्रॉफिट का एक हिस्सा जो हम लोग शेयर होल्डर को देते हैं वो बोनस के नाम से देते हैं ना। 3 तरह का बोनस होता है, हमने बात किया हुआ है, इंटरिम बोनस, रिविजनरी बोनस, कैश बोनस। हाँ सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज इंक्लूडेड इन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बोलता अगर कोई इंटरेस्ट का खर्चा है तो अदर एक्सपेंस में जाएगा पीएल में, नहीं, इंटरेस्ट जाता है फिनेंस कॉस्ट में। फॉल्स, इंटरेस्ट के लिए बैलेंस शीट में एक हेड है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनेंस कॉस्ट, तो ये फॉल्स है, अदर एक्सपेंस में नहीं जाता है। कुछ भी बोलेगा हम मान लेंगे ना। हाँ। नेक्स्ट, अगला बोल रहा है वापस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। प्रॉफिट ऑन फोरफीचर एंड रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना बार पूछ रहे, देख रहे हो बिना, ये क्वेश्चन कितने बार पूछा जा रहा है? समझो बाबू, समझो इशारे। कुछ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के बहुत दिल के करीब होते हैं, ये वो सब है।
नेक्स्ट, इन बैलेंस शीट, इन अ बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड इन शेड्यूल 3 कंपनी 13, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका तो एक अलग हेड बनता है ना, शेयर होल्डर फंड के नीचे एक अलग हेड है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए एज अ सेपरेट लाइन आइटम। शेयर होल्डर फंड में नहीं आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में नहीं आएगा, करंट लाइबिलिटी में नहीं आएगा, अलग अलग से आइटम दिखाया जाता है। पहला आता है शेयर होल्डर फंड, उसके बाद ये हेड आता है। याद है कि भूल गए? पापी आत्माओं बोलो 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 बोलो। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में बना रहे, ठीक है, बोलता है डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, ये तो सबको पता है भाई, करेंट लाइबिलिटी अगर डिक्रीज कर रहा है मतलब मेरे पास से कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। अरे मतलब क्रेडिटर कम हो रहा है, क्यों होगा क्रेडिटर कम? हम पेमेंट कर दिए होंगे, तो डिक्रीज इन कैश होना चाहिए। रियली सॉरी, रियली सॉरी, डिक्रीज इन कैश कोई है क्या? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बोल। एडेड टू कैश फ्लो नहीं, डिडक्टेड, हाँ डिडक्टेड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर बोलता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज रिकमेंडेड, कौन सा मेथड बोला है? स्ट्रेट लाइन बोला है, एक तो वो ऑप्टिमाइज सिस्टम बोला है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला है, कौन सा बोला है? पता नहीं, हमको नहीं पता। स्ट्रेट लाइन बोला है, हाँ भैया बोला है। ऑप्टिमाइज डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड बोला है, हाँ हाँ, ये तो अलग से हम लोग सीखते भी, इसका सम भी करते हैं, हाँ हाँ। रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं नहीं नहीं, तो मेरे को तो लग रहा है सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। देखो जल्दी से, क्या सारे बच्चों को समझ में है? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आई होप आप कर ली होंगे। नेक्स्ट, in case of electricity company while calculating depreciation for the purpose of tariff as per regulation 21, salvage value of asset, वो तो 10% बोला हुआ है ना, salvage value 10% of original cost, कितना है? 10%, ऑप्शन नंबर सी। देखो देखो, कोई डाउट नहीं? अब आप देख रहे होंगे ये लोग क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो काफी हद तक जो प्रैक्टिकल आप कर रखे हो उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिकल भी कर लोगे तो कैसे होगा? नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 52, अरे ये तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज का सेक्शन है, ऑफ कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड, किसमें यूज नहीं कर सकते? देखते हैं। टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर नहीं दे सकते, टू पे इंटरिम डिविडेंड ना 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 ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम से कोई भी डिविडेंड नहीं दिया सकता, गलत बात मत करो, नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहा है देखो, ये तो हो गया, फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। चलो मैच करेंगे। अंडरराइटिंग किससे मैच करा देख के बताओ? इश्यू एंड रिडेम्पशन, फॉर्म वर्ड से, क्वालिफाइंग एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अंडरराइटिंग ये तो बताना पड़ेगा, तुम लोग का सिलेबस का पार्ट है। वेरी गुड भैया, अंडरराइटिंग फॉर्म अंडरराइटिंग होता है, वेरी गुड। इसके बाद वाला जो बोरिंग कॉस्ट है ना, उससे रिलेटेड है क्वालिफाइंग एसेट, मगर मजा का बात है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है भैया। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ये अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना। और उसके बाद बोलता है सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को लेके, सिर्फ वो बोरिंग कॉस्ट वाला आपका सिलेबस से हटा हुआ है, बाकी तो है ही। बोरिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हुआ करता था, अभी भी है, मतलब आपके सिलेबस में इंड एस आ गया। हाँ, ट्रू एंड फॉल्स बोलना है। देखें तो बोलता है बायबैक ऑफ शेयर कैन ऑल्सो बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इश्यू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर। फॉल्स। बायबैक जो होता है प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू होगा,
किंतु सेम काइंड नहीं होना चाहिए, डिफरेंट काइंड होना चाहिए। अगर इक्विटी बायबैक करूंगा तो प्रेफरेंस इश्यू करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज नॉट अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। फॉल्स। कर सकते हैं, अगर मैं सीआरआर बनाऊंगा तो क्या मैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व नहीं यूज कर सकता? कर सकते हैं। सीआरआर तो फ्री रिजर्व से बनता है, और मैंने आपको समझाया था कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एक फ्री रिजर्व होता है। सोचो, समझाया था कि नहीं समझाया था? बस, तो फॉल्स है, हो सकता है आराम से। अब आपको समझ में आएगा, जब मैं क्लास में पढ़ाता था इतना लॉ लेके बात क्यों करता था। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बच्चे, और अगर मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाता हूं, बहुत सारा बच्चा सोचता है काम करिए बेकार फालतू बोला, सम पे ध्यान देंगे से कैसे चलेगा बता, 15 नंबर गोल हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग लीज इज अ लीज विच ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप। फॉल्स। ये तो फिनेंस लीज होता है। ओ अच्छा, लीज यस 19 तो आपके सिलेबस में नहीं है, हटाओ, ये तो अब आपके सिलेबस में नहीं है, कॉर्पोरेट के सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, मशीनरी परचेज बाय इशूइंग शेयर इज शोन अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फॉल्स। भाई एसेट के बदले अगर शेयर दिया है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आने के लिए कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होना चाहिए, इसके वजह से ना ही इनफ्लो ना ही आउटफ्लो, तो ये फॉल्स है। अच्छा, फिर बोलता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। बोलता है एट प्रेजेंट अ कंपनी कैन इशू, सीए इशू नहीं है, ये कैन होगा, कैन इशू प्रेफरेंस शेयर विच आर, भैया अ कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल विद इन 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? मुझे तो ऑप्शन नंबर सी सही लगा। इरिडीमेबल तो ही नहीं सकता, आफ्टर 20 years नहीं हो सकता है, हाँ बिफोर 20 years हो सकता है, बिफोर, ऑप्शन सी। अच्छा तुम लोग, मैं यहां पर रुक के एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा कंपनी बताओ जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकता है आफ्टर 20 years, उसको 30 years का टाइम दिया गया है। जानते कौन सा कंपनी को? वेरी गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। वेरी गुड, ये क्लास में बताया हुआ है मेरा पढ़ाते वक्त। वेरी गुड। अच्छा जी, आगे क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ परचेज ऑफ एसेट अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट ड्यू आफ्टर 12 months फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट आर शोन एज। मतलब अरे बोल रहा भैया इंस्टॉलमेंट ड्यू आफ्टर 12 months, इंस्टॉलमेंट कब देना? 12 महीना के बाद, तो मेरा नॉन करेंट लाइबिलिटी के हेड में आना चाहिए। 12 महीना के अंदर देना तो करंट लाइबिलिटी, 12 महीना के बाद तो नॉन करंट, तो नॉन करंट लाइबिलिटी के हेड में आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अच्छा मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं कर रहा हूं ना, सब ठीक है ना, कंफर्टेबल हो ना सारे बच्चे? सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर देंगे तो अच्छा होगा। कंफर्टेबल हो ना? लिखो ना एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ कि ना। हाँ, अभी तक तो यस बोल रहे हैं, हाँ भैया, गुड। नेक्स्ट, बोनस पेड एट द एंड along with पॉलिसी टू पॉलिसी होल्डर, इसको बोलते हैं रिविजनरी बोनस। जब पॉलिसी मैच्योर करता है उस वक्त जो बोनस देते हैं उसको बोलते हैं रिविजनरी बोनस। बीच में देते हैं उसको इंटरिम बोनस। चलो नेक्स्ट, इन रिलेशन टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इक्वल्स टू लोड इनटू लोड फैक्टर ऑफ द कैटेगरी इन विच कंज्यूमर फॉल्स इनटू करंट टैरिफ इनटू, ये वाला फॉर्मूला मैंने मार्क करवाया था अपने बुक में। 45 डेज का बिल साइकिल लिया जाता है, याद है? बिल साइकिल प्लस 45 डेज। ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है, बिल साइकिल प्लस 45 डेज। यही था ना, बिल साइकिल पर 45 की 30 था 45 था, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी जनरल लेजर डज नॉट कंटेन, अच्छा कंट्रोल अकाउंट होता है, एसेट होता है, कॉन्ट्रा होता है, रेवेन्यू अकाउंट नहीं होता है। भाई रेवेन्यू अकाउंट कहां है? तो लेजर में थोड़ा, मतलब वो तो अलग से बनता है, फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है।
लॉसेज ऑफ थेफ्ट आर कवर्ड बाय डैश पॉलिसी। अरे जो चोरी का होता है उसको बोलते हैं बगलरी इंश्योरेंस, पता होगा आपको शायद, बगलरी इंश्योरेंस बोलते हैं उसको। तो कौन सा ऑप्शन है? बगलरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चोरी के लिए बगलरी। मैं पढ़ाता था तब मैं एग्जांपल लिया था इंश्योरेंस में, याद रखना, बहुत तरह का इंश्योरेंस होता है, तब मैं बोलता हूँ ये सब वर्ड। बहुत जन सोचा था बेकार बोलता है आदमी क्लास में बैठ के। मैं एक भी वर्ड फालतू बोलता ही नहीं हूं, अगर एग्जाम में आएगा तो ही मेरे मुंह से निकल रहा होगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल बेसिस फॉर ग्रेचुइटी, ये AS15 हो गया। किंतु अब मजा कब आता है, AS15 नहीं है, अब यही आपके अगर आएगा एग्जाम में तो इंड AS19 नाम से आ सकता है। अच्छा जी, अगला बोलता है बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम से किया जा सकता है। अगला है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, AS16 है, किंतु मजा कब आता है, ये अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगला आपसे जो पूछ रहा है वो है सेगमेंट, AS17 है, किंतु मजा कब आता है, अब ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो 4 में 2 आपके सिलेबस का पार्ट अभी भी है, 2 सिलेबस का पार्ट नहीं है। देखो 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 देखो, यहां तक क्या डाउट? आप समझ रहे हैं ना, जो जो सिलेबस में नहीं है आपको मैं बताता जा रहा हूं, आप टेंशन मत लेना, मैं एकदम बताता जाऊंगा। अच्छा, फिर ये रहा ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आ गया, ट्रू एंड फॉल्स। रोल ओवर मस्ट बी विथ रिटन कॉन्सेंट टू डिवेंचर होल्डर, ट्रू। थोड़ा सा लॉ पढ़ना पड़ेगा, अब तुम लोग तो लॉ पढ़ा लिखा बच्चा, तुमको पता ही होगा ट्रू है। इन केस ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर, अ शेयर होल्डर इज नॉट एबल टू पे फर्दर कॉल एंड रिटर्न हिज शेयर्स टू कंपनी फॉर कैंसिलेशन वॉलंटरीली। ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स? मैं वेट कर रहा हूं, आप सारे बच्चों का आंसर चाहिए। बोले फोरफीचर का मतलब क्या है? बोले शेयर होल्डर अपना कॉल नहीं दे पा रहा है, वो अपना शेयर वापस करेगा खुद के मर्जी से, कैंसिलेशन करने देगा खुद के मर्जी से। फॉल्स, खुद के मर्जी से नहीं देता, हम लोग छीन के लेके आते हैं, छीन के लेके आते हैं। अच्छा, कैश कंप्राइजेस कैश इन हैंड एंड फॉरेन करेंसी। हाँ, मेरा कैश बैलेंस में इंडिया में जो कैश है वो भी है, और फॉरेन करेंसी का कैश है वो भी कैश बैलेंस का पार्ट है, ट्रू। अच्छा, मिनिमम एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी incorporated outside India not having a place of business in city of Mumbai और कोलकाता और बोथ 15 लाख। ये तो लॉ का पॉइंट है, मुझे नहीं पता, आप लॉ के टीचर से पूछ सकते हैं। बैंकिंग कंपनी को कम से कम 15 लाख का कैपिटल चाहिए, ठीक है। आउटसाइड इंडिया ब्रांच खोल रहा है, फॉरेन बैंक, यस 15 लाख का कैपिटल होना चाहिए कम से, ट्रू है। अब ये याद रखना पड़ेगा बच्चे, ये सब एमसीक्यू करके याद रखना चाहिए, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड शुड बी डिस्क्लोज्ड। नॉन करेंट लायबिलिटी कितना बार आ गया देखो, कभी एक बार सिक्योरिटी डिपॉजिट पूछ रहा है, कभी उसका इंटरेस्ट पूछ रहा है, दोनों ही तो नॉन करेंट है। मैंने तो बोला था जहां जहां राम वहां वहां हनुमान। 21 में पहुंच गए, 21, 22, 23, पर दिल्ली थोड़ा अभी भी दूर है, खत्म थोड़ी ना हो गया। आगे बोल रहा है अच्छा, ये तो आंसर दे दिया मैंने, आंसर नीचे ही लिख दिया, अच्छा दिखाई दे जा रहा है आंसर, सॉरी। द टर्म एफपीओ वो उसमें था, फॉलो अप ऑफर होता है, फॉलो अप ऑफर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स बाय कंपनी रेफर्स टू, कौन सा ऑप्शन है? फॉलो ऑन ऑफर। अच्छा बोलो तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आईपीओ का फुल फॉर्म बोलो। आईपीओ दे देता तो क्या होता है? एफपीओ तो हो गया, आईपीओ क्या होता है? हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वेरी गुड, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पूछ सकता है ये सब। नेक्स्ट, अच्छा, पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम। देखो ऐसे तो पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो नहीं सकता, किंतु रिडीम करना ही है तो पहले उसका फुल्ली पेड बनाइए, उसके बाद रिडीम कीजिए।
आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम कंपनी लॉ बोर्ड, नहीं. आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, नहीं. आफ्टर द परमिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं. आफ्टर मेकिंग द फुल्ली पेड, हाँ. पार्टली पेड को पहले फुल्ली पेड बनाओ फिर रिडीम होगा, नहीं तो नहीं होगा. नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, प्रपोज डिविडेंड बाय अ कंपनी इज, देख के बताओ प्रपोज डिविडेंड ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, नन ऑफ दिस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जीरो मिलेगा, नन ऑफ दिस. आंसर देख के बोलने से नहीं होता. याद करो मैंने बताया था जब कंपनी पढ़ा रहा था कि प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते क्योंकि वो लाइबिलिटी ही नहीं है. प्रपोजल कौन करता है, डायरेक्टर करता है मुन्ना, डायरेक्टर करता है, उसका एप्रोप्रिएशन ही होता है. डिविडेंड जब डिक्लेयर कर देते हैं तब जाके देने का लाइबिलिटी आता है, तभी बुक्स में डालते हैं. तो प्रपोज डिविडेंड क्या है भैया, ये कोई एप्रोप्रिएशन फैप्रोप्रिएशन नहीं है. हाँ पुराना अकाउंटिंग के हिसाब से है. AS4 में अमेंडमेंट आने के बाद से, AS4 में मैंने बताया था, कंपनीज अगर मेरा ठीक से क्लास देखा होगा तो AS4 में अमेंडमेंट आने के बाद प्रपोज डिविडेंड बुक्स में हम लोग अकाउंट फॉर नहीं करते, बिकॉज इट इज नॉट अ लाइबिलिटी. सिर्फ डायरेक्टर बोला है, शेयर होल्डर का परमिशन नहीं मिला है. एजीएम में शेयर होल्डर का परमिशन मिलता है तब ये प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर्ड डिविडेंड बनता है, फिर 30 दिन के अंदर डिविडेंड देना पड़ता है. तो नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन गलत दिया. मैंने बोला ना, मैंने कुछ आंसर्स गलत दिए जानबूझ के. चलो, अ कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ, बायबैक कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व, दो ही चीज तो होता है. फ्री रिजर्व, ऑल ऑफ दीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम. अच्छा, प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, हाँ ऑल ऑफ दीज होना चाहिए. देखिए ना, हम एक चीज बताते हैं, ये क्वेश्चन देख के तुमको अजीब लगेगा, जानते हो क्या, ये इंस्टीट्यूट का बदमाशी है. ऑल ऑफ दिस को ऑप्शन 2 में दिया, कोई ऐसे देता है क्या? 1 के नीचे ऑल ऑफ दिस देता है कोई? 1 2 3 दिया, उसके नीचे ऑल ऑफ दिस देना चाहिए. वो लोग 2 में ऑल ऑफ दिस बैठा के देख रहा, वो लोग सोच रहा हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिए. पागल है, देख के छोड़, कुछ बोलने का मन ही नहीं. तुम समझ गया ना ऑल ऑफ दिस, ठीक है. मतलब सीआरआर बना के भी काम हो सकता है और फ्रेश से भी हो सकता है, बस ठीक है. छोड़, ज्यादा बात ही नहीं करना चाहिए. इंस्टीट्यूट कभी कभी ऐसा ऐसा काम करता है ना, क्या ही बोले हम लोग. छोड़ो. फॉर द, क्या लिखा है, फॉर द इशुअर अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन विल बी शोन अंडर द हेड. अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर मतलब जिसका पैसा देना है और उसका इंटरेस्ट भी अभी देना है, अभी देना है ना, अभी देना है ना, करंट लाइबिलिटी का पार्ट है. तो कहां आएगा करंट लाइबिलिटीज? अरे भाई, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, घुमा घुमा के पूछ रहे की बात, क्या ही तो बोले हम. चलो कोई बात नहीं. नेक्स्ट, ये अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है AS17 के, वैसे ऑल ऑफ दिस होगा इसका, एसेट रेवेन्यू तीनों आता है, छोड़ो, पर सिलेबस का पार्ट नहीं है, छोड़ देना है क्वेश्चन. नेक्स्ट, हाउ शुड द रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट बी ट्रीटेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फिक्स एसेट रीवैल्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके वजह से कोई घर में कैश का आना जाना तो होता ही नहीं है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आना ही नहीं चाहिए. मेरे ख्याल से डू नॉट अपियर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट होना चाहिए. वेरी गुड, नहीं आएगा, करेक्ट बोले. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी एज पर IAD? अरे वो 3 चीज है यार, रेवेन्यू अकाउंट, PL अकाउंट, बैलेंस शीट, ये मैंडेटरी. बैलेंस शीट, PL, रेवेन्यू, तो ऑल ऑफ दीज आर मैंडेटरी. फिर ऑल ऑफ दीज देख पहले दिया. अब ये सब बदमाशी नहीं है तो क्या बताएं इंस्टीट्यूट का. छोड़ो यार, ऑल ऑफ दिस लास्ट में आता है. इंस्टीट्यूट को लगा ऑल ऑफ दिस ऊपर करके वो बुद्धिमानी वाला बता दे, किंतु ये देखे ना, वो बुद्धिमानी नहीं, वो बेवकूफी दर्शाया थोड़ा सा, नहीं बोल सकता. चलो ठीक है, नहीं चर्चा करना अच्छा है सब. आगे बोल रहा है, ग्रांट रिसीव स्पेसिफिकली फॉर फिक्स एसेट इज डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो बेकार डिस्कस नहीं करते. ग्रांट को 2 तरह से दिखाया जाता है, एक तो फिक्स एसेट से लेस करके नेट दिखाया जा सकता है, या फिर उसको डिफर किया जा सकता है.
पर वो अपने सिलेबस में नहीं है भैया AS12। छोड़िए ना भैया, छोड़िए ना भैया, ठीक है मैं छोड़ दिया, छोड़ दिया। नेक्स्ट, द मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड्स बाय इश्यू ऑफ शेयर इज नोन एज, इसको बोलते हैं हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल। इसका और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। देखो तीनों आंसर लिख सकते हैं, तीनों ही करेक्ट है, आप लिख के रख लो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव बाय फाइनेंस कंपनी ऑन लोन ग्रांटेड टू बोरोवर इज शोन अंडर द हेड। अगर इंटरेस्ट मिला, नॉर्मली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, पर ये फाइनेंस कंपनी तो इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो ये हो गया, देखो इसका आंसर यहां पर दे दिया है लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने दे दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा बता, ये वाला क्वेश्चन कितना बार देख लिया बता तो, लास्ट 12 टर्म में 4 बार तो कम से कम देख लिया हमने। तो क्या क्वेश्चन रिपीट नहीं होते? होते हैं। एमसीक्यू तो पूरा रिपीट होता है, इसीलिए तो ये मेहनत करवा रहा हूं मैं आपको, तो क्यों करवाता, ये दिखाने का मोटिव यही है कि आप लास्ट 12 टर्म अगर देख लिए ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट, सेगमेंट रिपोर्टिंग इज कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, मगर ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, A17 नहीं है सिलेबस में आपके। एवरी बायबैक ऑफ शेयर मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ये गलत दिया, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months होगा, 12 महीना। अगर आप बायबैक चालू करते हैं तो 12 महीना के अंदर अंदर कंप्लीट करना पड़ता है, याद रखिएगा। याद क्या रखना है, तो मैंने क्लास में बताया हुआ है, 12 months के अंदर बायबैक कंप्लीट करना पड़ता है। नेक्स्ट, अ बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन डैश परसेंटेज प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल डेट। अनसिक्योर्ड पोर्शन में हमेशा कितना परसेंट प्रोविजन बनाना पड़ता है बैंक में? 100%। अनसिक्योर्ड के लिए सोचना ही नहीं है, 100% होता है भैया। ये प्रोविजन पूरा रट लेना तुम लोग, हमने पूरा चार्ट बनवाया था, आपको याद है क्या कि भूल गए? करके जाना ये सब चीज। नेक्स्ट, बोल रहा है ध्यान से पढ़ो। ABC Limited forfeited 1000 share of 10 each for non-payment of final call 4 each। 10 रुपया का शेयर में 4 रुपया नहीं दिया वो लोग, तो 6 रुपया दिया था और हमने फोरफिट कर लिया शेयर, 6 रुपया फोरफिट किया पर शेयर। आफ्टर रीइश्यू ऑफ दिस शेयर्स 1500 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर, तो एक एक शेयर में तो 6 रुपया फोरफिट किया आपने, और ये जो कैपिटल रिजर्व में ये तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू है। हमने 1500 रुपया ट्रांसफर किया, हमारे पास 1000 शेयर था, यानी एक एक शेयर पे प्रॉफिट आया 1.5। तो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर एक एक शेयर में कितना था? 4.5। इतना दूर समझ में आ रहा है? बोलता है शेयर्स वर इश्यूड फॉर, जो शेयर हमने रीइश्यू किया कितने में किया? सुनना, 10 का शेयर था, अगर उसमें डिस्काउंट ही 4.5 है तो हमने रीइश्यू किया था 5.5 पर शेयर। एक एक शेयर अगर 5.5 में रीइश्यू किया है, हमने 1000 शेयर अगर रीइश्यू कर दिया तो हमने रीइश्यू किया 5500 रुपया में। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देखो सारे बच्चे लोग, कैलकुलेशन समझ में आए। अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर 6 रुपया था, 10 का शेयर में भैया 4 वो लोग नहीं दिया था, 6 दिया था, तो मार के रख लिए। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू 1500 आया था ऑन 1000 शेयर, तो एक शेयर पे 1.5। तो डिफरेंस 4.5 में डिस्काउंट दिया होगा भैया। 6 रुपए अगर फोरफिट किया है, 1 रुपया प्रॉफिट है उसमें से, तो 4.5 हमने डिस्काउंट दिया। तो जो 10 का शेयर रीइश्यू किया 4.5 डिस्काउंट में, तो रीइश्यू प्राइस एक एक शेयर का 5.5 है। तो 1000 शेयर रीइश्यू किया, उसका वैल्यू कितना होगा? 1000 इंटू 5.5। क्या अंसारी जी समझ आए? आप बोले थे वापस बताइए, हम बता दिए वैसे आपके बोलने से पहले। ठीक है सर।
नेक्स्ट, which of the following is or are sources of bonus share by company? बोनस शेयर क्या सोर्स? क्या आप फ्री रिजर्व से बोनस दे सकते हो? हाँ। क्या आप सिक्योरिटीज पे से दे सकते हो? हाँ। सीआरआर से दे सकते हो? हाँ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। क्या हुआ, जल्दी बोलो। हो गया? ठीक है, आगे। अ कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स। देखो ऐसे तो कर नहीं सकता, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कर सकता, 30 ईयर्स तक उसका एक्सटेंशन है। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? ऑप्शन नंबर बी, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आ गया ना? जब हम क्लास में बताए थे तो बहुत सारा बच्चा बोल रहा था लॉ का बात क्यों बताया ये आदमी, इसीलिए बताया था, इस दिन के लिए। अच्छा, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा करंट लाइबिलिटी है, तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज मतलब कैश का इनफ्लो, घर में कैश आएगा, घर में कैश आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। और फिनेंसिंग एक्टिविटी होना चाहिए क्योंकि लोन है एक तरह का, तो फिनेंसिंग एक्टिविटी, इनफ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ, क्या सर्दी लगा यार। हो गया? नेक्स्ट, in case of electricity company while calculating depreciation for the purpose of tariff as per regulation 21 salvage value of asset, वो तो 10% बोला था salvage value। थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। समझो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो जनरल लेजर ऑफ बैंकिंग कंपनी डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तीसरी या चौथी बार आ रहा है क्वेश्चन। कंट्रोल अकाउंट होता है, एसेट होता है, कॉन्ट्रा होता है, बैलेंस शीट नहीं होता। भाई साहब मैं यहां तक एक बार रुका आप बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है कि नहीं आया? मैं यहां तक रुका, आप बताओ जल्दी से। थोड़ा पानी वानी पी लेता हूं तब तक। मजा आ रहा है सर? मजा तो आना चाहिए, मजा तो बिल्कुल आना चाहिए। नेक्स्ट, आगे देखो। अरे फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। बोलता है ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फॉरेन एक्सचेंज AS11 का बात बोल रहा है, किंतु मजा का बात मैंने आपको बताया कि AS11 अब आपके सिलेबस में नहीं। आगे बोल रहा है अंडरराइटिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। अंडरराइटिंग किससे कवर्ड हो जाएगा? मार्क्ड एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन। बढ़िया लग रहा है सर, और कहीं से नहीं करना होगा ना? नहीं नहीं, और कुछ नहीं करना है, कर लेना काफी है। इसके बाद है गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ये आता है AS19 लीज में, किंतु मजा का बात है कि अब ये आपके कॉर्पोरेट के सिलेबस में नहीं है। हाँ, फिर अगला है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। उसमें एक होता है सिंकिंग फंड मेथड। तो चार में से वही दो ठो देखो, वही नहीं है। और तुम एक चीज देखा है, पुराना ट्रेंड है, दो ठो एस से ही क्वेश्चन पूछता है। AS11 19, 11 19 से पूछ रहा था। मतलब तुम लोग वाला जो भी इंडेक्स है उसमें से भी वही एक या दो ठो इंडेक्स को टारगेट करके क्वेश्चन पूछता रहेगा हर बार। यही तरीका इंस्टीट्यूट का। चलो ठीक है, आगे ट्रू एंड फॉल्स आ गया भैया। रोल ओवर मस्ट बी विद इन द रिटन कॉन्सेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर। मैं थोड़ा देर पहले बोला था यस, लॉ का बात है ट्रू। हाँ, इंटरेस्ट इनकम इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यार कितना बार कराएगा बताओ, मैं क्या बोलूं? ट्रू बोलूं कि फॉल्स बोलूं? इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, मैं फाइनेंशियल कंपनी हूं, बोलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी गुड। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी should be shown under the head non
करेंट लाइबिलिटीज। ट्रू ट्रू ट्रू। ये क्वेश्चन कितना बार पूछता है लोग, बाप रे बाप। क्या ये देख के आपके ज्ञान के चक्षु खुल रहे हैं कि एमसीक्यू कितना रिपीट होता है? क्या मैं आपको दिखा पा रहा हूं? एक्चुअली मैं पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन इसलिए रखा, मैं कुछ दाया बाया नहीं किया, एकदम जिस ईयर आया था उठा उठा के लिख दिया। मैं बोला बस यही दे दो बच्चा लोग, ऑब्जर्व करने दो। आप लोग खुद से ऑब्जर्व नहीं कर पाते ना, मैं ऑब्जर्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन देखो किस टाइप का। सेगमेंट रिपोर्ट इज कवर्ड अंडर S17, ये ट्रू है, मगर अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करने बोल रहा है भाई साहब। बोल रहे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3 इज 15,000। अच्छा, नेट प्रॉफिट बोल रहा है 15,000। बोलता है इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस ऑन 1 जनवरी 2000। अच्छा, इंटरेस्ट मिला हमको। और बोलता है एंड ऑन 31st इज 3,000। ठीक है। बोलता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा ये बताओ। मेरे को नहीं पता, मैं तो पढ़ के ही नहीं आया। बताओ भैया। हाँ, बोले भैया सीधा सीधा बात कीजिए ना। आपका जो ओपनिंग एडवांस है, हाँ उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेस करेंगे, बताइए। कुछ और बच्चे लोगों का भी रिप्लाई, मैं वेट कर रहा हूं आपका एक्चुअली यहां पर, क्या आप मेरे को जवाब देंगे। मैं वेट कर रहा हूं एक्चुअली कुछ बच्चों का। एक बच्चा जवाब दिया है, मेरे को उसका जवाब कुछ हद तक सही भी समझ में आ रहा है, किंतु मैं बाकी बच्चों का जवाब भी जानना चाहता हूं कि बाकी बच्चे लोग क्या सोच रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को जल्दी से। मुन्ना कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। बोलो सर बोलो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ। 15,000 नहीं होगा। ये देखो यहां पर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है इन एडवांस ऑन 1 जनवरी। इंटरेस्ट मिल गया ना मेरे को। और बोल रहा 31st 3,000। हाँ भैया, ये अक्रूड इंटरेस्ट है। अक्रूड तो एडजस्ट करोगे ना, कैश बेसिस में कन्वर्ट कर लो अपने प्रॉफिट को। तो ओपनिंग जो है वो इस साल का नहीं है, जो इस साल का नहीं है हटा दो, और क्लोजिंग जो इस साल का है जोड़ दो, काम खत्म। तो ये कितना आ जाएगा, 16,000। तो आंसर है ए 16,000। वेरी गुड, वेरी गुड। ओपनिंग अक्रूड हटा दिया, क्लोजिंग अक्रूड ऐड कर दिया। मतलब करंट ईयर का जो फिगर है, करंट ईयर का, वो लेके आ गया। समझ गया? ओके। भैया नहीं समझे, अरे छोड़ ना यार, मैं बताता हूं। मैं ऐसे बोला तो शायद तुमको समझ में नहीं आया होगा, मैं अभी समझाता हूं। हम लोग नेट प्रॉफिट लिए, नेट प्रॉफिट 15,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 जनवरी, रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब ये प्री रिसीव्ड है, ये ओपनिंग प्री रिसीव्ड है। ध्यान से समझना, एक तो ओपनिंग प्री रिसीव 2,000 दिया है और क्लोजिंग प्री रिसीव 3,000 दिया है, ऐसे समझना। प्री रिसीव्ड अगर कुछ अमाउंट हुआ है मेरे को टाइम से पहले, ये मेरा करंट लाइबिलिटी है ना, सोच के देखो, सोचो सोचो, करंट लाइबिलिटी है ना। अब 2,000 बन गया 3,000, तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज कर गया ना। भैया करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा 1,000 से, तो कैश कितना से बढ़ेगा, 1,000 से। एड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, तो आंसर कितना आएगा, 16,000। ऑप्शन ए। बोलो अब समझ में आ गया? अरे बोलो यार, कैश फ्लो में पढ़ा नहीं है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करना पड़ता है, ये वही तो है। हाँ ये वही तो है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बोल रहा है, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, while preparing financial statement in case of finance company, interest received from borrower should be shown under। भाई अगर फाइनेंस कंपनी उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, वही उसका सेल वैल्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
तो ऑप्शन नंबर आप बोल रहे ए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखिए, एकदम सही है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ, मैंने बोला था इसको रट लो अभी थोड़ा देर पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, वही तीन ऑप्शन है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ उबरमी फिदे। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हाँ ये आएगा तो बस आपको समझ में आ ही गया, तीन ऑप्शन ही रहता है। नेक्स्ट, अ बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन -% ऑफ प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल डेट, ऑप्शन नंबर डी 100। अब यही तो 4-5 बार पूछ रही है, समझ रहे हैं? अगर 12 बार में कोई क्वेश्चन 5 बार आ रहा है उसका परसेंटेज समझो। और अगर आप ठीक से देख रहे होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेशन से याद हो गया होगा, ये क्लास में बैठे बैठे याद हो जाना चाहिए। जो लोग सच्ची में ठीक से कर रहा है, क्या आपको ऐसे लग रहा है बहुत सारा क्वेश्चन याद ही हो गया, देख के अब आंसर याद आ जा रहा है? हाँ कि ना, बस बता, रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चंस? हाँ। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शुड बी शोन अंडर, कहां, नॉन करंट लायबिलिटी। कितना बार आ गया अब ये बता भैया? मैक्सिमम क्वेश्चन बुक के पीछे से ही है, मैं तो बोलता हूं वही तो है यार, बुक के पीछे क्वेश्चन वो और ये वाला वीडियो कर लो बस, और कुछ जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन ऑफ बाईबैक, बोथ फुली एंड पार्टली पेड शेयर, ये तो अभी किए थे, ऑप्शन ए, दिस इज नॉट अ कंडीशन। फुल्ली पेड बाईबैक हो सकता है, पार्टली पेड बाईबैक नहीं कर सकते, ना 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 ना, लॉ के खिलाफ है, नॉट अ कंडीशन। नेक्स्ट 23 में क्या बोल रहा है देखो, ट्रू एंड फॉल्स बोल रहा है। इन केस ऑफ अंडरराइटिंग अरेंजमेंट अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर दोज एप्लीकेशन विच बियर द स्टैंप ऑफ अंडरराइटर, पागल है, फॉल्स। इफ इट बियर्स द स्टैंप ऑफ अंडरराइटर देन तो इट इज मार्क्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज क्लासिफाइड अंडर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या नशा उशा किया है क्या? फॉल्स, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है। और कोई कैपिटल गेन टैक्स हो जाए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ सकता है, ये सब बताया हुआ है। प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, ट्रू। पीएल में आता है प्रोविजन एक्सपेंस के जैसे। इंड AS 33 डील्स विद अर्निंग पर शेयर, ट्रू। ये न्यू सिलेबस का क्वेश्चन था, आ गया ना देखो, इंड AS 33 सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग ईपीएस निकालना तो सीख के जाना पक्का से, वो एक क्वेश्चन तो देगा। चलो नेक्स्ट, हा फिल इन द ब्लैंक्स बोलता है, लो अभी करवा लो मेरे से। वेयर अ शेयर इज इशूड एट अ वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू, it is said to be issued at premium। फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? इशूड एट प्रीमियम। फिर बोलता है नेक्स्ट वाला, 2 पढ़ रहा हूं, स्टॉक इन ट्रेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स अक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग आर क्लासिफाइड एज, जो गुड्स में खरीदता हूं ट्रेडिंग के लिए उसको बोलते हैं इन्वेंटरीज, दे विल बी माई इन्वेंटरीज। कंटिंजेंट लाइबिलिटी डू नॉट हैव एनी डैश ऑब्लिगेशन, कंटिंजेंट लाइबिलिटी अभी नहीं देना, अभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दे डू नॉट हैव एनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। यहां जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, उनका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं होता, पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है। पॉसिबल मतलब मे बी मे नॉट बी। बोनस पेड एट द एंड ऑफ द पॉलिसी अमाउंट, इसको क्या बोलते हैं? रिविजनरी बोनस, रिविजनरी, इसको बोलते हैं रिविजनरी बोनस। ये रिविजनरी बोनस वाला भी क्वेश्चन भी 2-3 बार आ गया। अरे सब रिपीट होता है यार, कुछ भी कर लो, होना ही, कहां कहां जाएगा। नेक्स्ट, हा बस लास्ट बचा है, दिसंबर 23 का क्वेश्चन, बस लास्ट है। और इसका आंसर हमने नीचे दिया नहीं है जानबूझ के, ताकि अभी मैं करवाऊंगा। लो, इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट रेलिवेंट एज पर सेक्शन 60। 3 तो टेस्ट करते थे, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट
डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो कौन सा नहीं करना होता है? आंसर है करंट रेशियो टेस्ट। ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता सेक्शन 68 में। कैश पेमेंट टू सप्लायर इज अ पार्ट ऑफ डैश अंडर डायरेक्ट मेथड। ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, पेमेंट टू सप्लायर, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेड रिसीवेबल लाइकली टू बी सेटल विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल इज करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर ना, वो करंट एसेट है तुम्हारा। When an insurer transfer a part of risk to another insurer, it is called reinsurance. इंश्योरेंस कंपनी में वो ड्राइंग बना के समझाया था, reinsurance, accepted, ceded, याद आ रहा है? As per Ind AS 2, that is inventories, cost of conversion should not include. Conversion cost के अंदर क्या क्या आता है पता है? डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट वेज आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, और फैक्ट्री ओवरहेड आता है, फैक्ट्री का सारा खर्चा। तो बोलता है क्या नहीं आएगा? नॉट। तो आंसर है डायरेक्ट मटेरियल नहीं आ सकता। ऑप्शन ए, डायरेक्ट मटेरियल नहीं आ सकता। डायरेक्ट लेबर आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, एबनॉर्मल वेस्ट मटेरियल भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इफ टोटल इशू साइज इज 2 लाख। अच्छा, ये क्वेश्चन ही गलत है। एक बार तुम लोग इसको पढ़ के इसका आंसर बता मेरे को। बोलता है इशू साइज 2 लाख है, अंडरराइटर कमिट्स फॉर 100% अंडरराइटिंग, 100% एट ए कमीशन ऑफ 4%। मतलब 2 लाख का अंडरराइटिंग का वो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो उसको कमीशन तो सारे शेयर जो अंडरराइट किया उस पर मिलेगा ना। बोलना, जो सारा शेयर अंडरराइट किया उस पर मिलेगा ना। यस सर कि नो सर? हाँ, आगे देखो, व्हाट विल बी द कमीशन पेबल इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 140। एप्लीकेशन रिसीव 140 है तो 60,000 अंडरराइटर खुद खरीदेगा, तो कंपनी का तो पूरा 2 लाख शेयर इशू हो जाएगा और अंडरराइटर पूरे 2 लाख पे कमीशन मांगेगा। इशू प्राइस 12 है, फेस वैल्यू 12 है। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, मैं आपको यह बताता हूं। करेक्ट आंसर होना चाहिए कि देयर आर 2 लाख शेयर्स, इशू प्राइस 12 रुपया करके, इस पे 4%। ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये लोग ऑप्शन ही गलत दे रखा है। 2 लाख इंटू 12 इंटू 4%, दिस शुड बी 96,000। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये करेक्ट है भाई साहब, अगर आप पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा। ये लोग क्या किया पता है? ये लोग अजब दुनिया में क्या काम किया भगवान जाने। ये लोग बोलता है 2 लाख ले लो, उसमें से 140 हटा दिया तो कितना बचा? 60,000 शेयर। 60,000 शेयर पे 12 रुपए करके 4%, ये 2800 आ रहा है। किंतु ये गलत है। मतलब वो लोग बोलना चाह रहा है कि अंडरराइटर जितना शेयर खुद लिया बस उस पर कमीशन देगा। नहीं भाई, अंडरराइटर जब 100% अंडरराइटिंग कर रहा है, पूरा 2 लाख शेयर का रिस्क लिया है, तो 2 लाख पे कमीशन मिलना चाहिए उसको। अब गलत दिया तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? मैं तो अभी बता सकता हूं, यहां मैं एग्जाम में दिया तो बस कुछ भी कर देना जो तुमको समझ में। और कुछ नहीं है। देखो भाई साहब, लास्ट 12 टर्म का जितना एमसीक्यू था मैंने आपको करा दिया, इसके अलावा और कुछ रहता नहीं है। आप बस अच्छे से अपना क्लासेस कर लो, उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो और ये कर लो, काम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने आपको ये पीडीएफ दे ही दिया है, इसका प्रिंट आउट निकाल के 1 या 2 बार और प्रैक्टिस कर, आपको कोई दिक्कत नहीं। और इंस्टीट्यूट का बुक के पीछे का एमसीक्यू देख लेना, सब यही सब ही है घुमा फिरा के, तो बस काम खत्म हो जाएगा, समझे? अब बहुत सारा एक और चीज बता देता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट। बहुत सारा बच्चा को लगता है ना 100% भैया कॉन्फिडेंस दिया मेरे से सारा सम राइट नहीं हो रहा है। हो सकता है यार, अभी तो स्टूडेंट है यार, स्टूडेंट दुनिया में, स्टूडेंट क्या, अब बड़े भी हो जाएंगे, डिग्री मिल जाएगा, तब भी कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो। उसको लेके पैनिक मत करो, अपना नॉलेज पे ध्यान रखो, रिवीजन पे ध्यान दो। जितना मैक्सिमम आप कर पाए उतना अच्छा, जो नहीं कर पा रहे उस पर अभी फोकस करने का टाइम नहीं। अब जब कर लिए हैं अच्छे से उस पर फोकस करने का टाइम है, उस पर फोकस करो बस।
तो बच्चे लोग यहां पर तक तो देखो आप लोगों का सब कुछ कवर हो गया। अब मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप बस इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल एक बार अच्छे से देख लेना, उसके पीछे जो एमसीक्यूज है, और ये वाला करके जाओ। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना, 100% एमसीक्यू आपको कॉमन मिल जाएगा एग्जाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको अच्छा लगा, फायदा मिला। और अपने जितने भी सीएमए के दोस्त हैं ना, जो लोग हैं, उनको ये दे देना। और ये वीडियो सिर्फ आज के लिए काम नहीं आएगा, आगे फ्यूचर का जितना भी एग्जाम है, जून में हो, दिसंबर में हो, कोई भी महीना में हो, हर एग्जाम के लिए बस यही वीडियो यूज करना आपको एमसीक्यू के लिए। और कोई वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं है, इट इज मोर देन इनफ फॉर एग्जाम। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा और वीडियोस आएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, और अगर आप मेरे से चाहते हो कोई और हेल्प तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपका हेल्प करने का। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को आगे जल्दी से जल्दी फैला दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।